नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन वितरण पर ममता बनर्जी मोदी सरकार के साथ काम करने को हुई राजी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए मंगलवार को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्चुअल होने वाली मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस वर्चुअल बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और दवा बनने के बाद उसके वितरण के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए राज्य की ओर से किए जा रहे इंतजामों को कड़ा करने का भी फैसला हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस महामारी के संक्रमण से अब तक 4,56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और वहीं 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार को दी चुनौती, कहा 1 महीने में नहीं दिए 19 लाख रोजगार तो होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इस महामारी के खतरे को देखते हुए इस 5 दिवसीय बिहार विधानमंडल के सत्र के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस बीच आरजेडी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा है कि जनता ने बदलाव का जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा दिया, फिर भी सबको शुभकामनाएं। तेजस्वी ने कहा है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया था। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चोर दरवाजे से सरकार बनाई है। सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार ने वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो भ्रष्टाचार के भीष्म पिता हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। असम के 3 बार सीएम रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का निधन। जी हाँ दोस्तों, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अभिजीत शर्मा ने बताया कि 80 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता की देखभाल 9 चिकित्सकों की एक टीम कर रही थी। उल्लेखनीय है कि 24 वर्षीय कांग्रेस नेता का इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके 84 साल के गोगोई को 2 नवंबर को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार को वेंटिलेटर पर रखा गया था। गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और इसके अगले दिन उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने किया जून तक मुफ्त में चावल देने का ऐलान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा से राज्य के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और इस कड़ी में उन्होंने राज्य में अगले साल जून 2021 तक मुफ्त चावल बांटने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम के मंच से सूबे की इस नई परियोजना का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि नए प्रोजेक्ट पर काम 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान सरकारी अमला पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में रोजाना यानी सप्ताह के 7 दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक विशेष शिविर आयोजित करेगा। नए प्रोजेक्ट को डोर टू डोर सरकार नाम दिया गया है। यहाँ लोगों की समस्याओं का फौरन समाधान सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक अमले को आदेश जारी कर दिए गए हैं। परियोजना के लाभ से कोई जरूरतमंद वंचित न रह जाए, इसलिए सरकार सभी को सूची में नाम जुड़वाने का मौका भी देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का दावा, अगले 2-3 महीनों में बीजेपी महाराष्ट्र में बना लेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बीजेपी अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, जिसके लिए उसने तैयारी की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने सोमवार को यह कहा है।
औरंगाबाद स्नातक निर्वाचित क्षेत्र में अगले महीने होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के तहत परभणी में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए दानवे ने यह बात कही। जालना से सांसद राव साहब दानवे ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं आएगी। हम अगले 2-3 महीनों में सरकार बनाएंगे। हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। दानवे का यह बयान एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस द्वारा गठित अल्पकालीन सरकार की पहली वर्षगांठ पर आया है। फडणवीस और अजित पवार को पिछले साल इसी दिन मुंबई के राजभवन में क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एंट्री से पहले दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से आने वालों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने की आहट ने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसकी रोकथाम के लिए सोमवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से महाराष्ट्र जाने वालों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को सफर करने से 72 घंटे पहले इसके लिए कोविड टेस्ट करवाना होगा। बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के इन राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वालों को राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में इस वायरस से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 17,80,208 हो गया है। इसमें 81,512 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16,51,064 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 46,623 हो गई है। पिछले 2 दिनों से राज्य में एक्टिव केस में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। इन 2 दिनों में करीब 2500 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टीआरएस सरकार की ये योजना बनी ओवैसी के गले की फांस, जनता मांग रही है हिसाब। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में हैदराबाद निकाय चुनाव में भले ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह रही हो, लेकिन जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि ओवैसी को इस वजह से चुनाव प्रचार के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जनता असदुद्दीन ओवैसी से तेलंगाना सरकार द्वारा घोषित बाढ़ राहत राशि की मांग कर रही है। टीआरएस सरकार द्वारा घोषित 10,000 रुपए बाढ़ राहत राशि वितरण पर तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के कारण रोक लगा दी है, लेकिन अब यह नगर निगम चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। 1 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों के लिए जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के जमबाग इलाके में प्रचार कर रहे थे, तब स्थानीय लोगों ने उनसे 10,000 रुपए बाढ़ राहत राशि दिलाने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को काफी समझाने का प्रयास किया कि 4 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार बाढ़ राहत राशि के चेक देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस हुई बंद। जी हां दोस्तों, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन बंद कर दिया गया है। कोरोना काल में आई मंदी से हो रहे घाटे के कारण इसे बंद करने का फैसला किया गया है और ट्रेन अगले आदेश तक नहीं चलेगी। ये देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है जो लखनऊ और दिल्ली के बीच चलती है। इसे आईआरसीटीसी द्वारा चलाया जाता है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि अगले महीने फिर से समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। इस हिसाब से आगे फैसला किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस वायरस से संक्रमण के कारण यात्रियों का आवागमन बहुत कम हुआ है और तेजस ट्रेन में रोजाना औसतन 20 से 30 यात्री ही यात्रा करते हैं। इस कारण रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसके बाद इसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के लिए ट्रंप से भी ज्यादा बड़ा खतरा है जो बाइडेन, चीनी विशेषज्ञों ने बताई वजह। जी हां दोस्तों, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद क्या चीन को चैन की सांस लेनी चाहिए? राजनीतिक विशेषज्ञ और चीनी सरकार के सलाहकार जेंग योंग नियन ने इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से यूएस के साथ उनके संबंध बेहतर होंगे। योंग नियन ने कहा है कि चीन को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसके प्रति वाशिंगटन का रुख सख्त ही रहने वाला है। उन्होंने आगे कहा है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी व्यापार समझौते के चलते अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ
एक नया संयुक्त व्यापार मोर्चा बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। लिहाजा चीन की सरकार को अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के हर अवसर का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिलायंस रिटेल ने वोकल फॉर लोकल के तहत जोड़े 30,000 कारीगर, ग्राहकों तक पहुंचाएंगे 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल ने फेस्टिव सीजन के दौरान स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस रिटेल ने त्योहारी सीजन में 30,000 से ज्यादा कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने साथ जोड़ा है। इस दौरान कंपनी ने उनके 40,000 से ज्यादा उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया है। कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को 50 से ज्यादा GL क्लस्टर से चुना था। कंपनी की 3 साल पुरानी पहल इंडी बाय एजियो और स्वदेश ने स्थानीय कारीगरों की मदद के लिए यह कदम उठाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। घर बैठे कैंसिल करा सकेंगे काउंटर से लिया गया रिजर्वेशन। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों को ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट काउंटर से बुक कराने के बाद एक समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग अगर किसी कारण से बुक हुए टिकट पर यात्रा नहीं करते हैं तो फिर उनको काउंटर पर ही जा करके इसको कैंसिल कराना पड़ता है। हालांकि अब रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन टिकट को घर बैठे कैंसिल करने की सहूलियत दे दी है। हालांकि लोगों को रद्द हुए टिकट का पैसा लेने के लिए काउंटर पर ही जाना होगा। दरअसल IRCTC ऑनलाइन भी काउंटर टिकट कैंसिल करने की सुविधा देता है। इससे आप लंबी लाइन में खड़े होने से बच जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। आपका काउंटर टिकट ऑनलाइन तभी कैंसिल हो सकेगा जब आपने टिकट खरीदते समय वैलिड मोबाइल नंबर दिया हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार जारी, सैकड़ों इमाम बनाए गए बंदी। जी हां दोस्तों, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार अभी भी जारी है। सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में चीनी अधिकारियों ने सैकड़ों मुसलमान इमामों को हिरासत में ले लिया है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार इमामों की नजरबंदी से एक ऐसा माहौल बना है जैसे उइगर लोग मरने से डरते हैं, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। इंटरनेशनल सिटीज ऑफ रिफ्यूजीज नेटवर्क से जुड़ी नॉर्वे के एक कार्यकर्ता अब्दुल वली अयूब ने बताया है कि सिंजियांग क्षेत्र के उइगरों के साक्षात्कार से पता चलता है कि कम से कम 613 इमाम खत्म हो गए हैं। 2017 की शुरुआत में 1.8 मिलियन उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इस क्षेत्र में विशाल नेटवर्क वाले नजरबंद शिविरों में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्के से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 7 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, जिससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के दामों में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 71 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों बढ़ते आर्थिक चिंता और कनाडा समेत दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से अब सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में तेजी आई है, हालांकि यह तेजी कुछ खास नहीं रही। वहीं चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 57 रुपए चढ़कर 49,767 रुपए पर आ गया है। इसके पहले बीते शुक्रवार को दिन भर के कारोबार के बाद यह 49,710 रुपए पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने का भाव $1874 प्रति औंस पर नजर आया। वहीं HDFC सिक्योरिटीज द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 185 रुपए कम होकर 61,351 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके पहले अंतिम कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 61,536 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह भाव $24.22 प्रति औंस पर रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 दिसंबर से बदल जाएंगे 4 नियम, पैसों का लेन देन करना होगा और भी आसान। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर 2020
से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें आरटीजीएस, रेलवे और गैस सिलेंडर से जुड़े कई नियम चेंज हो जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिससे आप आरटीजीएस की सुविधा का 24/7/365 दिन उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम में कर सकेंगे बदलाव। जी हाँ दोस्तों, 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकता है, यानी वह आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख पाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1 दिसंबर से चलाई जाएगी कई नई ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रही है। आपको बता दें कि इस महामारी के बाद से रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। इसके अलावा दोस्तों बदल जाएगा रसोई गैस की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की 1 तारीख को सरकार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है, यानी 1 दिसंबर को भी देश भर में रसोई गैस के दाम बदलेंगे। पिछले महीनों से इन दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी 25 नवंबर को हड़ताल पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मजदूर संगठनों की घोषणा 25 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल में ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने भी शामिल होने का ऐलान किया है। देश भर के ग्रामीण बैंकों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय संगठनों के साझा मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस ने एक ऑनलाइन बैठक के बाद यह घोषणा की है। मंच के संयोजक ने इस हड़ताल की प्रमुख मांगों में अपनी मांगों को समाहित करते हुए सचिव बैंक डिवीजन नई दिल्ली को हड़ताल का नोटिस भेजा है। ग्रामीण बैंकों के भी शामिल होने से इस हड़ताल का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में साफ दिखेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश भर में कार्यरत करोड़ों श्रमिक और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख 10 श्रम संघों ने साझा मंच की केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग उद्योग भी शामिल होगा। मौजूदा समय में सभी राज्यों में एक या अधिक ग्रामीण बैंक है, जिनकी कुल संख्या 43 है और लगभग 21,000 शाखाएं, 1 लाख अधिकारी और सभी प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। इनमें दैनिक और अंशकालीन कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महंगा होने जा रहा है आपके मोबाइल का रिचार्ज प्लान, अगले महीने से बढ़ सकता है टैरिफ। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत में आपको फोन बिल पर 20 से 25% तक खर्च ज्यादा करना पड़ सकता है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अब अपनी सेवाओं के लिए एक बार फिर टैरिफ को रिवाइज कर सकती है। इसके पहले दिसंबर 2019 में टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। प्राइवेट सेक्टर की इन टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि वॉइस एवं डेटा सर्विस के लिए मौजूदा समय में इंडस्ट्री में बने रहना मुश्किल है। यही कारण है कि इन कंपनियों के प्रतिनिधि भी टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। संभव है कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इस साल के अंत तक टैरिफ में इजाफा करने का ऐलान कर सकते हैं। इन कंपनियों ने टैरिफ में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी की कवायद शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में शुरू हुई Vivo V20 Pro 5G की प्री बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, Vivo V20 Pro 5G को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है और अभी Vivo V20 Pro 5G को भारत में 29,990 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। बताया गया है कि Vivo V20 Pro 5G अब देश में ऑफलाइन रिटेल स्टोर के जरिए प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। ऑफर की बात करें तो इसको लेकर जारी हुए एक पोस्टर से इस पर मिलने वाले बैंक ऑफर का भी पता चल गया है। फोन पर ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड के जरिए 10% कैशबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा फोन खरीदने पर इजी EMI ऑप्शन भी मिल पाएगा। Vivo V20 Pro 5G में 6.44 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। फोन में स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट, 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगा। फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और फोन Android 11 पर बेस्ट वन टच OS 11 पर काम करता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।